हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगे फ्रॉम रेनबिस इन्वेस्टमेंट और आज हम करेंगे डीविस लैब का फंडामेंटल एनालिसिस। सबसे पहले हम इसका बिजनेस समझेंगे और इंडस्ट्री में क्या चल रहा है वो समझेंगे और फिर फाइनेंशियल देखेंगे और फिर थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट देखेंगे और सारे पॉइंट्स एनालिसिस करके समझेंगे कि क्यों डीविस लैब को मैं रिलायबल कंपाउंडर कहता हूं। डॉक्टर मुरली डिवी जो है इस कंपनी के फाउंडर है। तो इनिशियली उन्होंने अपना करियर का स्टार्टिंग फेज यूएस में बिताया था और उसके बाद वो डॉक्टर रेड्डीज की एक सब्सिडरी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की, उसमें लगभग 6 साल स्पेंड किए थे, वहां पे चीजें टर्न अराउंड की और उसके बाद उन्होंने डीविस लैब स्टार्ट की। तो डीविस लैब की बात करें तो इनिशियली जो कस्टम सिंथेसिस का उनका बिजनेस है उसमें उन्हें बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। क्लाइंट फार्मा कंपनीज जो है यूएस या यूरोप की वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थी बैक इन 90s इंडियन फार्मा कंपनीज को अपना कस्टम सिंथेसिस का बिजनेस आउटसोर्स करने में, और इस वजह से इनको थोड़ी सी दिक्कत आई थी। और उसके बाद इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू धीरे धीरे रिलेशंस बनाए और उसके बाद इन लोगों ने कस्टम सिंथेसिस का बिजनेस एंटर किया। बिजनेस की बात करें तो 3 सेट ऑफ बिजनेस है, एक है जेनरिक एपीआई, दूसरा है कस्टम सिंथेसिस और तीसरा न्यूट्रास्यूटिकल। तो जेनरिक एपीआई में कैसा है कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो पेटेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं उसके बड़ी कंपनीज या फॉर्मुलेशन कंपनीज के लिए डिविस लैब जो है एपीआईज बनाती है। तो एपीआईज बेसिकली कोई भी टैबलेट में मेन कंपोनेंट जो होता है जिससे दवाई का फंक्शन होता है वो एपीआई होता है और उसके अंदर कुछ सॉल्ट और कुछ और भी एडिटिव्स ऐड करने होते हैं ताकि वो टैबलेट रेडी हो सके। तो मेजर कंपोनेंट एपीआई का होता है जो ये बनाते हैं जेनरिक कंपोनेंट के हिसाब से। और वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो 30 जेनरिक एपीआई ये बनाते हैं और उसमें से 12 में ये लीडर है। एक और खास बात ये है, एक साथ कैपेसिटी होती है या बैच साइज जो होता है इनका वो काफी लार्ज होता है कंपेयर टू अदर कंपनीज। तो इस वजह से क्या है कि इनकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती है और इनका कॉस्ट पर यूनिट जो है बहुत सस्ता पड़ता है और इस वजह से इनके जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं और इस वजह से इनका मोट आ जाता है। तो ये बेसिकली अगर हम डीमार्ट की बात करें या रिटेल सेगमेंट की बात करें तो वहां पे जैसा इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाता है और वो अपने आप में एक मोट होता है। सिमिलरली इनका जेनरिक एपीआई में जो एपीआई में ये काम करते हैं उन 30 एपीआईज के अंदर इनका उस तरीके का मोट है। एक तो डीविस लैब जो है फॉर्मुलेशंस में नहीं है, यानी एंड दवाइयां नहीं बनाती हैं। तो अगर आप मार्केट में जाके डीविस की दवाई मांगोगे तो है ही नहीं मार्केट में, चाहे वो बाकी कंपनीज की बात करो तो सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन, इस तरह की जितनी भी कंपनी है सबकी टैबलेट्स मिल जाएंगी आपको मार्केट में, बट डीविस की नहीं मिलेगी क्योंकि डीविस जो है ये टैबलेट्स बनाता ही नहीं, ये सिर्फ एपीआई बनाता है और इस वजह से क्लाइंट्स को बहुत ज्यादा कंफर्ट आता है। बड़ी कंपनीज जो होती है चाहे वो सैनोफी हो, जीएसके हो या फिर अबॉट हो, फाइजर हो, ये जितनी भी कंपनीज है इनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, ट्रस्ट आता है और अपना जो रिसर्च के जो हाई एंड रिसर्च है जो बहुत ज्यादा सीक्रेट टाइप के होते हैं वो इनके साथ शेयर करने में दिक्कत नहीं होती है और इस वजह से इनका कस्टम सिंथेसिस बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होता है। तो कस्टम सिंथेसिस कैसा है कि मान लीजिए रिसर्च लेवल पर उनको एक छोटी सी क्वांटिटी एपीआई की चाहिए कोई पर्टिकुलर दवाई की, तो ये बनाते हैं और इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई होता है। और आप देख सकते हो कि वर्ल्ड की टॉप 20 फार्मा कंपनी में से 12 जो है इनके साथ बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और ज्यादातर जो है इसके साथ रिटर्न बिजनेस आ रहा है। तो यही स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगला बिजनेस है न्यूट्रास्यूटिकल का। तो न्यूट्रास्यूटिकल में बेसिकली ये कार्टिनॉइड्स बनाते हैं। कार्टिनॉइड्स आप इस तरीके से समझ सकते हो जिस तरीके से दवाई के अंदर एपीआई होता है, सिमिलरली फूड सप्लीमेंट में या न्यूट्रिशन में कार्टिनॉइड्स जो होता है सिमिलर टू एपीआई मेन कंपोनेंट होता है जिससे फंक्शनलिटी आती है। अगर रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो जेनरिक एपीआई का 52% कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू की तरफ, कस्टम सिंथेसिस का 41% है और न्यूट्रास्यूटिकल का 7% है। और वहीं अगर हम प्रॉफिट की बात करें किस तरीके की प्रॉफिट कर रही है तो एबिटा लेवल पे अगर हम देखें जेनरिक एपीआई के लगभग 32-33% के एबिटा है और वही कस्टम सिंथेसिस जो इनका सबसे हाई प्रॉफिट वाले बिजनेस है उसमें 55% की अमेजिंग एबिटा है। और वही न्यूट्रास्यूटिकल की बात करें तो ये 18 से 20% की एबिटा चलती है इनकी। अगर हम इनके कमर्शियल प्रोडक्ट्स भी देखें जिनमें ये बेसिकली जेनरिक एपीआई के अंदर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो 11 प्रोडक्ट्स है जिसमें इनकी लीडरशिप पोजीशन है और ओवर 50% का मार्केट शेयर ये लेके बैठे हुए हैं। और बाकी जो लगभग 18 से 19 प्रोडक्ट्स है उसमें भी इनके पास 20 से 30% का मार्केट शेयर है। तो ये बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं रखते हैं और अगर आप बाकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज से कंपेयर करोगे जो इसके सिमिलर टाइप के सेल्स देती है एपीआई बिजनेस के अंदर तो लगभग उनके पास 100 के ऊपर एपीआईज है जबकि इन लोग सिर्फ 30 एपीआई में काम करते हैं। तो इनका फंडा बहुत सिंपल है कि हम जिसमें भी काम करेंगे उसमें हम लीडरशिप पोजीशन हासिल करेंगे, इधर नंबर 1 या नंबर 2 प्लेयर बनेंगे। ग्लोबल लेवल पे इसका रेवेन्यू मिक्स देखें तो इंडिया से इनका 13% आता है और रिमेनिंग 87% जो है अक्रॉस वर्ल्ड से आता है, प्राइमरली यूरोप से 47% और यूएस से 23% आता है। इस तरीके का इनका कस्टमर मिक्स है या प्रोडक्ट मिक्स है। तो लार्जेस्ट प्रोडक्ट जो है उससे 18% रेवेन्यू आता है और वहीं टॉप 5 प्रोडक्ट से 47% और टॉप 5 कस्टमर से बात करें तो 37% रेवेन्यू आता है। तो आप देख सकते हो कि इनका
प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन और कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, स्पेशली टॉप 5 की बात करें तो इस वजह से थोड़ा सा रिस्क जरूर रहता है। और ये सेम चीज हमने 2018 में भी देखा था, जब एफडीए रेगुलेशन की वजह से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इनको एफडीए से नोटिस आया था, जिस वजह से इनकी 5% के आसपास की रेवेन्यू गिर गई थी और स्टॉक में भी बहुत ज्यादा टंबल हुआ था। तो इस तरह की थोड़ी सी चैलेंजेस या रिस्क रहती है, स्पेशली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज में। हालांकि इनका जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है ये बिल्कुल अलग है कंपेयर टू ट्रेडिशनल कंपनीज लाइक डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, लुपिन, इस तरह की कंपनी से। वो इसलिए क्योंकि ये कंप्लीटली बी टू बी में है, ये प्योरली एपीआई बनाते हैं, ये दवाइयां नहीं बनाते। टीवीएस की बात करें तो इसे रिलायबल सप्लायर ऑफ जेनरिक एपीआई बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, उसकी 3 रीजन है। एक तो ये कि ये बहुत ही हाई क्वालिटी देता है और बहुत ही अच्छे प्राइस पे, कॉम्पिटिटिव प्राइस पे देता है। और तीसरा, जैसे मैंने कहा कि ये फॉर्मुलेशन में है ही नहीं, तो कस्टमर्स को बहुत ज्यादा ट्रस्ट आता है और इसीलिए इसे रिलायबल भी कहा जाता है। कंपनी 30 एपीआई की मैन्युफैक्चरिंग करती है जेनरिक प्रोडक्ट्स के अंदर। इसके अलावा 10 एपीआई के अंदर आर&डी भी चल रही है। 30 मॉलिक्यूल्स में से 18 में ये अच्छा खासा पोजीशन लेके बैठी हुई है। इनफैक्ट टॉप 2 एपीआई मैन्युफैक्चरर्स में है इन दिस 18 मॉलिक्यूल्स। तो आप देख सकते हो किस तरीके का मार्केट शेयर लेके बैठी हुई है एक कंपनी। बैकवर्ड इंटीग्रेशन किस तरीके से काम करता है कि फार्मा कंपनीज में कैसा होता है, सबसे पहले की स्टार्टिंग मटेरियल होता है, उसके बाद इंटरमीडिएट्स होता है और उसके बाद एपीआई होता है। तो यूजुअली ज्यादातर कंपनीज क्या करती है, की स्टार्टिंग मटेरियल या इंटरमीडिएट्स नहीं बनाती है। और उसका रीजन ये है कि उनकी प्रोसेस एक्सपर्टाइज इतनी अच्छी होती नहीं है। अगर आपने लॉरस लैब का वीडियो देखा होता तो वहां पे मैंने सेम चीज बताई थी। लॉरस लैब के जो फाउंडर है उनके पास भी बहुत ज्यादा प्रोसेस एक्सपर्टाइज है और इस वजह से वो क्या है कि की स्टार्टिंग मटेरियल और इंटरमीडिएट्स में भी वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके बैठे हुए हैं। सिमिलरली डेविस लैब भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके बैठा हुआ है और इस वजह से जो है इनके कॉस्ट काफी रिड्यूस हो जाते हैं, जिस वजह से ये बाकी कॉम्पिटिटर से काफी अच्छी तरीके से विन ओवर कर पाते हैं। हालांकि एक और चीज मैं बता दूं, लॉरस लैब्स जो है उसका अच्छा खासा बिजनेस फॉर्मुलेशन से भी आता है, यानी ये एन टैबलेट्स भी बनाते हैं, जहाँ पे एबिटा जो है 20% 25% के आसपास रहता है। तो इसलिए जो है डेविस लैब का जिस तरीके का वैल्यूएशन है, जिस तरीके का बॉटम लाइन है, उस तरीके की बॉटम लाइन लॉरस लैब्स के नहीं है। और यही प्राइमरी रीजन है जिसकी वजह से लॉरस लैब्स को डिविस लैब जैसे वैल्यूएशंस नहीं मिलते। अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लॉरस लैब्स के पास भी बिल्कुल डिविस लैब जैसी ग्रोथ पोटेंशियल है और ग्रोथ लाई है, बट बिकॉज ऑफ दिस बॉटम लाइन एबिटा के वजह से लॉरस लैब्स को डिविस लैब जैसी वैल्यूएशंस नहीं मिलती है और इसीलिए मैं डिविस लैब्स को रिलायबल कंपाउंडर कहता हूं। कस्टम सिंथेसिस की बात करें तो इन लोगों ने अपना कस्टम सिंथेसिस के बिजनेस के बारे में अपनी एनुअल रिपोर्ट में या कहीं पे भी बहुत ज्यादा मेंशन नहीं किया है, काफी कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। लेकिन एक खास बात ये देखें तो वर्ल्ड की जो टॉप 20 बिग फार्मा कंपनीज है उनमें से 12 के साथ इनका रिलेशनशिप है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं और रिपीट बिजनेस आता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो किस तरीके का मोट लेके बैठे हुए हैं ये। न्यूट्रिसिटिकल बिजनेस की बात करें तो बेसिकली ये कार्टिनॉइड सप्लाई करते हैं। कार्टिनॉइड सिमिलर टू एपीआई जो है ये फूड के अंदर जाता है, फूड और सप्लीमेंट के अंदर। और इनके जो कार्टिनॉइड्स है ये ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ दोनों के लिए बनाते हैं। जैसा आप देख सकते हो कि कुछ विटामिन और ल्यूटिन, ये 2 चीजें बनाते हैं ये। पीयर टू पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर आप डिविस लैब की देखोगे तो डिविस लैब की मार्केट कैप है 1.3 लाख करोड़ और वहीं अगर आप सन फार्मा की देखो तो इसके से ज्यादा है, 1.89 करोड़ है। इसके अलावा चाहे लुपिन हो, डॉक्टर रेड्डीज हो, सिप्ला हो, तीनों का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 75,000 या 80,000 या 44,000 जैसा है। जबकि सेल्स देखो आप, सेल्स जो है डिविस लैब का मात्र 7,000 करोड़ के आसपास का है। जबकि आप लुपिन की बात करो तो 15,000 करोड़ या डॉक्टर रेड्डीज का 19,000 और सिप्ला का 20,000 करोड़ है। तो इतनी ज्यादा सेल्स होने के बावजूद जो है डिविस लैब को इस तरह की मार्केट कैप क्यों मिली है, देखते हैं। बट आप वैल्यूएशंस के मेन पैरामीटर्स देखो, चाहे वो प्राइस टू सेल्स रेशियो हो तो 19 टाइम्स मिला है, बाकी को आप देखो 2 to 5 के रेंज में होवर कर रहे हैं। और वहीं पी रेशियो देखो, इट्स नोवेयर नियर 67 का पी है और जबकि बाकी का आप कंपेयर करोगे तो लगभग 20 to 30 के रेंज में ही होवर कर रहा है। और ईवी बाई ईबीआईटी भी देखोगे तो बाकी सबके साथ नोवेयर नियर है। तो इसके कुछ रीजन है, वो रीजन में से सबसे पहला आरओई। आप आरओई देखो लगभग 25% के आसपास है और कोई फार्मा कंपनी जो है इसके आसपास भी नहीं है। आरओसी देखो आप 32% के आसपास है, जबकि बाकी सब कोई भी आसपास भी नहीं है। और आरओसी की जब हम बात कर रहे हैं तो आरओसी इनकी कंसिस्टेंटली लास्ट 7 ईयर्स में 30% के ऊपर है। हालांकि 2018-19 के आसपास इनका काकीनाडा का प्लांट में जो डिस्प्यूट चल रहा था उस वजह से इनके कैपेक्स नहीं लग पा रहे थे, जिस वजह से इसकी आरओसी जो है गिर गई थी, 28-27% के आसपास आई थी। बट उसके बाद इन लोगों ने बाकी प्लांट्स में और ज्यादा यूटिलाइजेशन बढ़ाया जिससे ओवरऑल आरओसी अच्छी आ गई है। और फर्दर इनका काकीनाडा का प्लांट जब एक्चुअली यूटिलाइज होने लगे है तो आरओसी फर्दर इंप्रूव होकर 36% के आसपास जा सकती है। तो आप देखो किस तरीके के इनके फाइनेंशियल्स है। और वहीं कुछ और पैरामीटर्स देखिए, आप सेल्स ग्रोथ की कंसिस्टेंसी देखो 3 ईयर्स 5 ईयर्स में बाकी सबसे ये काफी अहेड है। इवन प्रॉफिट की बात करो तो 30% और 12% जो बाकी सबके पास बिल्कुल नहीं है। और वहीं डेट टू इक्विटी रेशियो देखो, 0 डेट टू इक्विटी रेशियो है, काफी
कैपेक्स वाला बिजनेस है और यहाँ पे अगर आप देखोगे बाकी सबने डेट लिया है जबकि इसने डेट नहीं लिया है, क्योंकि ये जो इंटरनल एक्रुअल्स होते हैं, जो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स होते हैं, उसी के बेसिस से ये फर्दर कैपेक्स करते हैं, जिस वजह से इनको कभी डेट लेना ही नहीं पड़ता है। और वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। आप देखो 40% के ऊपर की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। कोई भी कंपनी के पास इस तरह की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। आप इवन लॉरस लैब का अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो इवन लॉरस लैब के भी इस तरीके की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। और इसका प्राइमरी रीजन है कस्टम सिंथेसिस का इनका जो मोट वाला बिजनेस है। कैश कन्वर्जन साइकिल अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा ज्यादा है, 300 के आसपास है, क्योंकि ये एंड कस्टमर से डील नहीं करता है, ये बेसिकली बिजनेस टू बिजनेस में डील करता है, तो वहां पे पेमेंट आने में थोड़ा डिले होता है, इसलिए आपको कैश कन्वर्जन साइकिल थोड़ा सा कम दिखेगा। और ये थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर जरूर है डिविस लैब के अंदर, बट बाकी अगर आप फाइनेंशियल देखोगे तो काफी सॉलिड है। और सबसे इंटरेस्टिंग है एपीआई बिजनेस, 93% ऑफ इट्स बिजनेस जो है एपीआई से आता है। इनफैक्ट न्यूट्रिसिटिकल भी जो है उसमें एपीआई का कंसेप्ट नहीं है बोल के आपको एपीआई नहीं दिख रहा है, अदरवाइज ये 100% एपीआई कंपनी है और इंडिया के अंदर एकमात्र प्योर एपीआई कंपनी है। और इसीलिए डीआईआई एफआई सब जो है बहुत ज्यादा इस पे हेवीली बेट कर रहे हैं। और स्पेशली पैंडेमिक के बाद जिस तरीके की दिक्कत हुई थी एपीआई की शॉर्टेज की वजह से इंडिया में, तो उसके बाद गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया कि इंडिया के अंदर एक अच्छा खासा पोजीशन एपीआई का इंडिया के अंदर इन हाउस बनेगा। तो इस वजह से जो है डिविस लैब को इस तरीके की पी री रेट हो रही है। तो एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी बताता हूँ डिविस लैब के अंदर हुआ था। तो एक मेडिसिन है नेप्रोक्सिन करके, तो नेप्रोक्सिन के अंदर क्या हुआ कि वर्ल्ड की टॉप 2 कंपनीज है रॉश और लॉन्जा, तो ये काफी रेस्पेक्टेड कंपनीज है अक्रॉस वर्ल्ड। तो ये दो कंपनी इसका मेजर मार्केट शेयर लेके बैठी हुई थी। और अगर आप कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो लगभग 22 कंपनीज जो है इस प्रोडक्ट के अंदर कॉम्पीट कर रहे थे। ज्यादातर कंपनीज जो है वो कैसे मैन्युफैक्चर कर रही थी इस एपीआई को, वो बेसिकली केमिकल यूज कर रही थी एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बेसिकली वो होता है जो रिएक्शन को फास्ट एनेबल करता है, फास्ट प्रोसेस करता है। तो वहां पे केमिकल्स यूज कर रहे थे। वो क्या करता है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से, प्रोसेस के हिसाब से देखोगे तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी क्रिएट होता है और ये इनएफिशिएंट भी होता है, जिसकी वजह से आपके कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर मुरली डिवी ने क्या किया, उन्होंने केमिकल की जगह एंजाइम यूज किया। और ये एंजाइम यूज करने से क्या हुआ, एक तो कॉस्ट रिड्यूस हो गया और पोल्यूशन भी कम होने लगा। तो ये बेसिकली एफिशिएंसी लाई इन लोगों ने प्रोसेस में, और इसके वजह से ये नेप्रोक्सिन का अच्छा खासा मार्केट शेयर लेके बैठे हुए हैं। अगर मैं आपको नंबर्स पे दिखाऊं तो 70% मार्केट शेयर लेके बैठे हुए हैं और 18% ऑफ इट्स सेल्स जो है नेप्रोक्सिन से आती है। तो इस तरीके का मोड बनाते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट के प्रोसेस में घुसते हैं तो उसमें ऐसा डिस्ट्रप्शन लाते हैं कि फिर और कोई कंपीट ही नहीं कर पाता इनसे। अब इनके बिजनेस मॉडल को देखें तो इनका बिजनेस मॉडल में डॉक्टर डिवी ने बहुत क्लियरली बोला है कि ये 100% आईपी कंप्लाइंट बिजनेस फॉलो करते हैं। बेसिकली ये क्या है कि कोई भी दवाई जब आती है तो उसका पेटेंट होता है, कोई पर्टिकुलर कंपनी जिसने उसको फॉर्मुलेट किया है या जिसने रिसर्च किया है, तो उसके पास पेटेंट होने की वजह से क्या होता है कि और कोई कंपनी उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती। बट अर्ली 90s में क्या था कि कई सारी इंडियन कंपनीज लाइक डॉक्टर रेड्डीज हुई या लुपिन, इस तरह की काफी सारी कंपनीज थी, वो क्या करी, एक रूल था पैराग्राफ 4 फाइलिंग। तो ये रूल के हिसाब से क्या था कि कोई भी फार्मा कंपनी जो है कोई भी पेटेंटेड ड्रग को चैलेंज कर सकती थी कोर्ट में, और अगर वो केस जीत जाती थी तो उसका जेनरिक प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती थी। बट इसमें क्या होता था कि इनिशियल 6 मंथ्स का प्रॉफिट जो है आपको उस कंपनी के साथ शेयर करना पड़ता था, बट ओवरऑल जो कंपनी के पास पेटेंट होता था उसका अच्छा खासा लॉस होता था। और ये पेटेंट किन कंपनीज के पास होता था, एग्जाम्पल के तौर पर फाइजर, मर्क, इस तरह की कंपनीज के पास होता था। और ये सेम कंपनीज डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन जैसी कंपनीज की क्लाइंट भी हुआ करती थी। तो इस तरीके से क्लाइंट के साथ आप रिलेशन कैसे मेंटेन करोगे, एक तरफ आपके एक सर्टेन सेगमेंट में आप उसका बिजनेस काट रहे हो, दूसरी तरफ वही आपको बिजनेस लाके दे रहा है। तो इस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट होती थी जिससे बहुत अच्छा रिलेशन नहीं बनता था। तो डॉक्टर डिवी ने ये चीज देखा और उसी टाइम के अराउंड इंडियन गवर्नमेंट ने 1994 में ट्रिप्स एग्रीमेंट साइन किया। तो इससे क्या होता है, बेसिकली वो जितने भी पेटेंट्स है उसको रेस्पेक्ट करेंगे। तो ये दोनों चीजें एक साथ जब डॉक्टर डिवी ने देखा तो उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल में थोड़ा सा चेंज किया। वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ जो पेटेंट एक्सपायर कर गए उन्हीं प्रोडक्ट्स पे ये फोकस कर रहे थे, और जो पेटेंट जो है एक्सपायर नहीं हुए उनमें वो घुसते ही नहीं थे। और यही इनका बिजनेस मॉडल है कि ये 100% एक आईपी कंप्लायंट बिजनेस में घुसेंगे। और आज की टाइम पे मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर एक मतलब डिविस लैब है जो 100% आईपी कंप्लायंट बिजनेस करती है। देखते हैं एपीआई का इंडियन मार्केट में हिस्ट्री कैसा रहा है और फ्यूचर में क्या स्कोप है। तो अर्ली 90s तक जब इंडियन इकोनॉमी ओपन नहीं हुई थी तो इंडिया में मोस्टली जो भी एपीआई की डिमांड होती थी वो इन हाउस मैन्युफैक्चर होती थी। लेकिन 1990s में जब इंडियन मार्केट ओपन हुआ तो चाइनीज एपीआई इंडस्ट्री में भी काफी अच्छा डिसरप्शन आया। तो चाइनीज एपीआई इंडस्ट्री के जो कंपनीज थी वो काफी सस्ते लेवल पे एपीआई इंडिया में प्रोवाइड करती थी, जिस वजह से इंडियन एपीआई कंपनीज जो है वो कम्पीट नहीं कर पाती थी। और धीरे धीरे चाइनीज एपीआई जो है वो धीरे धीरे इंडिया का मार्केट एक्वायर करते गए। और सब्सिक्वेंटली क्या हुआ कि इंडिया के अंदर 70% ऑफ एपीआई जो है चाइना से आने लगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे चाइना
ने पूरा तरीके से इंडिया के एपीआई इंडस्ट्री कैप्चर कर लिया था। बट रिसेंटली अगर हम देखें तो काफी सारे चेंजेस हुए हैं। एक तो एपीआई की मैन्युफैक्चरिंग जो है ये फार्मास्यूटिकल बिजनेस नहीं है, ये एक्चुअली स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस है, जिस वजह से काफी पोल्यूशन होता है। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने एनवायरमेंटल कंसर्न की वजह से एपीआई का अच्छा खासा स्टेक जो है अपना रिड्यूस किया है। बेसिकली वो ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट होने वाले कंपनीज को इन लोगों ने क्लोज किया है, जिस वजह से एक अच्छा खासा बिजनेस इंडिया में वापस शिफ्ट होने वाला है। एक तो ये हुआ है। दूसरा क्या हुआ है कि कोविड की वजह से अक्रॉस वर्ल्ड जो है एपीआई का डिमांड जो है वो चाइना से फुलफिल नहीं हुआ ड्यू टू पैंडेमिक इन मार्च 2020। और उसके बाद सारी कंट्रीज को ये रियलाइज होने लगा कि एटलीस्ट एक सेकंड सोर्स ऑफ सप्लायर होना चाहिए। इसको आप इस तरीके से देखो कि अगर आपको पता भी है इक्विटी मार्केट सबसे अच्छे रिटर्न देता है, फिर भी आप डेट फंड में इन्वेस्ट करते हो या पीपीएफ या एफडी में थोड़ा पैसा रखते हो फॉर इमरजेंसी, राइट। ठीक उसी तरीके से अक्रॉस वर्ल्ड ये रियलाइज हुआ है कि सेकंड सोर्स ऑफ सप्लायर जरूर होना चाहिए, चाहे वो कम क्वांटिटी में हो। अगर चाइना अपना 10% मार्केट शेयर भी लूज करता है तो इंडिया के लिए 2x अपॉर्चुनिटी होती है। इस तरीके का मार्केट साइज चाइना के पास है। 15% के सीएजीआर लेवल पे इंडस्ट्री इटसेल्फ ग्रो कर रही है। तो आप देखो किस तरीके की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। और यहीं पे इंडियन गवर्नमेंट ने भी 10,000 करोड़ इन्वेस्ट किया है एपीआई में मैन्युफैक्चरिंग और चाइनीज कंपनी पे रिलायंस कम करने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखें तो मुरली डिवी जो कंपनी के फाउंडर है उन्होंने हमेशा से बोला है कि ये कभी भी इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन के मोड में नहीं है। और इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन के मोड में इसलिए भी नहीं है क्योंकि इनका कहना है कि ज्यादातर कंपनीज जो ऑर्गेनिक एक्सपेंशन के ऑप्शंस दिखते हैं इन्हें, वो उनका बहुत ज्यादा एफिशिएंसी है या इनके बिजनेस मॉडल में फिट ही नहीं होते। इनफैक्ट इनको काफी बार इवन यूएस और जापान में काफी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, बट क्योंकि उनमें काफी ज्यादा इनएफिशिएंसी है तो इस वजह से इन्होंने कभी उनको एक्विजिशन के हिसाब से देखा ही नहीं है। एक और खास बात डिविस लैब की ये है कि इनकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है वो इस तरीके से बनाई हुई है कि सेम वर्क सेंटर पे ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो जिस तरीके से प्रोडक्ट की डिमांड होती है, मान लीजिए कि 30 में से कोई पर्टिकुलर 5 या 10 प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड है, तो वहां पे वो स्केल अप इजीली कर लेते हैं और वहीं दूसरे प्रोडक्ट्स की स्केल डाउन कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि इनकी डिमांड मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से चलती है। इस पर्टिकुलर ट्रेड से आपको एक और चीज समझ में आएगी कि डिविस लैब की खास बात ये हो गई है कि उसकी जितनी भी प्लांट है वो ऑलमोस्ट 100% कैपेसिटी पे चलती है। जबकि आप इंडिया की बाकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को आप देखोगे एपीआई की, तो वो 30 to 40% के यूटिलाइजेशन पे चलती थी। लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट 50% चली गई है। और वहीं वर्ल्ड लेवल पे देखें तो 65% की यूटिलाइजेशन चलती है। तो आप देखो डिविस लैब की ऑलमोस्ट 100% की, और इसीलिए इनके आप 40% के ऊपर के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हो। जैसा मैंने काफी बार पहले भी कहा है कि जब भी कोई कंपनी फार्मा इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती है तो वहाँ एफडीए के रेगुलेशंस के इश्यूज आते हैं। और डिविस लैब में भी कुछ ऐसा ही हुआ था 2018 में। तो 2018 में एफडीए ने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इनके इंप्रेशंस आए थे, जिस वजह से जो है इनको वहां पे मैन्युफैक्चरिंग रुक गई थी इनकी, और इन लोगों ने विद इन 6 मंथ्स इशू रिजॉल्व किया। तो काफी फास्ट टर्न अराउंड था। इनफैक्ट इंडिया फार्मा इंडस्ट्री के अंदर ये सबसे फास्टेस्ट टर्न अराउंड था। तो आप देखो किस तरीके से ये जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको किस तरीके से ये रिजॉल्व करते हैं, कितने कम टाइम के अंदर रिजॉल्व करते हैं। तो कंपनी का जो रेजिलियंस है वो बहुत ही तगड़ा है। और इनके मैनेजमेंट के काफी सारे कॉन्कॉल्स भी मैंने सुने जहां पे ये बोलते हैं कि कोई भी बिजनेस में घुसते हैं तो ये 3 चीजें देखते हैं। एक तो लार्ज मार्केट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, वो कोई भी प्रोडक्ट में घुसते हैं तो वहां अच्छा खासा रेवेन्यू वाइज अच्छा खासा मार्केट अपॉर्चुनिटी होना चाहिए पहला। दूसरा है कि प्रॉफिट पूल जो है कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, 4 या 5 प्लेयर्स से ज्यादा उसमें नहीं होने चाहिए। तो उससे क्या होता है कि ये एंटर करके अगर टॉप 2 में भी आ जाते हैं तो एक अच्छा खासा मार्केट शेयर हो जाता है। और तीसरा चीज ये जो देखते हैं कि क्या उसमें कोई डिसरप्शन लाया जा सकता है। जैसा मैंने एक एग्जांपल दिखाया वैसे ही कोई ऐसा इनोवेशन ला सकते हैं क्या प्रोसेस के अंदर, ताकि ये कॉस्ट रिड्यूस कर सके। और मैंने जब लॉरस लैब का एनालिसिस किया था तो मैंने बताया था कि बायोटेक इंडस्ट्री में काफी अच्छी तरीके की अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में आने वाली है। इवन बायोकॉन का अगर आप एनालिसिस करोगे तो वहां पे भी बायोटेक इंडस्ट्री का काफी फ्यूचर स्कोप दिखेगा आपको। बट अगर डिविस लैब की बात करें तो इनके मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है कि अगले 10 साल के लिए ये एपीआई पे ही फोकस करेंगे, ये बायोटेक इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल नहीं घुस रहे। ओवरऑल बिजनेस काफी अच्छा है और इंडस्ट्री में भी काफी अच्छी टेलविंड्स है, और यहाँ पे इनके पास रनवे फॉर ग्रोथ काफी अच्छा है। और इसीलिए आप देखोगे कंपनी ने काफी अच्छे रिटर्न्स भी बना के दिए हैं लास्ट 10 ईयर्स में। बिजनेस तो समझ लिया, फाइनेंशियल देखते हैं। फाइनेंशियल्स में अगर आप सेल्स देखोगे तो 2010 में जहां 942 करोड़ हुआ करता था वही आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 7200 करोड़ हो गया है। और वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखो हेल्दी है, ऑलमोस्ट 40% के ऊपर कंसिस्टेंटली रहा है। ये 2016 टू 2019 थोड़ा सा इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ था बिकॉज ऑफ स्पेशली काकीनाडा प्लांट के वजह से, बट आप देखो मार्च 2020 में वापस ये 42% आ गया है। तो इस तरीके के मोट है बिजनेस में। और वहीं अगर आप अर्निंग्स पर शेयर देखोगे तो जैसा पीटर लिंच कहते हैं कि कोई भी कंपनी का लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न्स है वो अर्निंग पर शेयर से काफी मैच करता है। और यहाँ पे आप अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ देखो, जब 12 का
अर्निंग पर शेयर हुआ करता था 2010 में, आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 77 है और ये कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है। आप देखो इस तरीके से ग्रो हुआ है, काफी कंसिस्टेंटली ये ग्रो हुआ है। और अगर ग्रोथ भी देखोगे यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखो, प्रॉफिट ग्रोथ देखो या स्टॉक प्राइसेस की ग्रोथ देखो या रिटर्न ऑन इक्विटी, कंसिस्टेंटली ये 3 ईयर्स 5 ईयर्स 10 ईयर्स में काफी अच्छे रहे हैं। कंपनी का आप फिक्स्ड एसेट और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस देखोगे तो काफी कुछ पता चलता है। आप देखो इन लोगों ने 590 करोड़ से इंक्रीज करते हुए ऑलमोस्ट 3700 फिक्स्ड एसेट कर लिया, यानी काफी अच्छे तरीके से इन लोगों ने एक्सपेंशन किया है। और इवन करेंटली भी बात करें तो ऑलमोस्ट 700 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंशन हो रहा है। तो आप देखो किस तरीके के कैपेक्स लगा रहे हैं ये, और आने वाले टाइम में भी इन लोगों ने जैसे नेलोर में प्लांट लिया है, तो आने वाले टाइम में वहां पे भी एक और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप होने की एक्सपेक्टेशन है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो शेयर होल्डिंग में आप देखो पब्लिक के पास मात्र 11% का शेयर है, 52% जो है प्रमोटर के पास है, और ओवरऑल बाकी अगर आप देखो 20% एंड 17% के आसपास रिस्पेक्टिवली एफआईआई डीआईआई के पास है। तो ओवरऑल कंपनी जो है काफी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, ऑलमोस्ट 89% जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। और अगर हम टेक्निकल चार्ट देखें तो ये आरएसआई जो है ऑलमोस्ट 70 के आसपास है, और वहीं 200 डे मूविंग एवरेज से ये काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 25% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके की वैल्यूएशन पे हमें कभी बाई नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि 200 डे मूविंग एवरेज और आरएसआई लेस देन 30 इस तरीके की जगह में इसको बाई करना चाहिए, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज पास्ट में भी काफी बार आई है, और इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज जब भी आए आपको उस टाइम पे बाई करना चाहिए। हालांकि एक और चीज है कि काफी लोगों को लगेगा कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा नहीं आती, फिर भी आपको अगर बाई करना है तो जैसा मैंने अपने मल्टी बैगर स्ट्रेटेजी में कहा था कि अगर आप उस तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो डिविस लैब जैसी कंपनी डेफिनेटली आपके बकेट में आएगी। बेसिकली काफी सारी कंपनीज ऐसी होती है जो आरएसआई लेस देन 30 और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आती है, या बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं आती। तो उस तरीके की कंपनी को आपको इस तरीके से नहीं आती है, तो आपको या तो मोमेंटम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, या फिर जो मैंने मल्टी बैगर स्ट्रेटेजी रिसेंटली वीडियो बनाया था, आपको वो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। उस तरह की आप स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे जहां पे आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के जगह आप ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फोकस करके आप उस तरह की रूल बेस्ड स्ट्रेटेजी बनाओगे, तो वहां पे इस तरह के स्टॉक्स बिल्कुल आपके पकड़ में आएंगे। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये बेसिकली लर्निंग पर्पस से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबेस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।